हाँ जी। नमस्कार। सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। और अपने जो कल किया था टॉपिक, वो शुरू किया था हमने गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों के अंदर अपने पढ़ चुके थे कि उनकी जानकारियों के बारे में और मंडोर के प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं कि अब से पहले हमने क्या क्या किया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और उसमें कौन से पढ़े थे? मंडोर शाखा वाले पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? मंडोर शाखा वाले पढ़े थे। मंडोर में सबसे पहले हमने हरिश्चंद्र को पढ़ना शुरू किया। हरिश्चंद्र आदि पुरुष, मूल पुरुष, या फिर मैं बोलूं इनका गुरु था। प्रतिहार वंश का संस्थापक था। मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद मंडोर की जो वंशावली शुरू हुई थी, मंडोर की वंशावली रजिल के समय शुरू हुई थी। किसके समय शुरू हुई थी? रजिल के समय शुरू हुई थी। और मंडोर की वंशावली किसके समय शुरू हुई थी? रजिल के समय शुरू हुई थी। ठीक है, और अपने बात कर लें कि रजिल 560 ईस्वी में अपने भाइयों के साथ मिलकर मंडोर पर अधिकार कर लेता है और इसे क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। रोहिस्कूप नगर में ये महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। ये सारी जानकारी हम ले चुके थे। रजिल का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था नरहरि, जो कि एक ब्राह्मण था। और उस ब्राह्मण ने, नरहरि ने अपने नरहरि ब्राह्मण ने रजिल को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद नरभट्ट आया। रजिल के बाद उसका उत्तराधिकारी नरभट्ट, जो कि मंडोर का राजा बना। और नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर के अंदर विष्णु मंदिर बनवाया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ये लाइन। और उसके बाद में मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन बताई वो थी, नरभट्ट ने पिलपड़ी की उपाधि धारण की थी, जिसका शाब्दिक अर्थ बता दिया, गुरु और ब्राह्मणों को क्या है? संरक्षण देने वाला। और चीनी यात्री था वैनसांग। वैनसांग की बात कर लें तो वैनसांग ने नरभट्ट को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था पेलोपेली। ठीक है, और उसके बाद में हमने बात की थी कि नागभट्ट प्रथम आया, या मैं बोलूं नागभट्ट बोल सकते हो आप, और जिसे अपने क्या बोलते हैं? नाहड़। क्या बोलते हैं? नाहड़ के नाम से। नाहड़ की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नाहड़ ने क्या किया कि नाहड़ ने मंडोर से अपने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की थी। और मेड़ता का जो पुराना नाम है वो मेड़तंगपुर है। ये भी चर्चा कर चुके थे। इसकी एक रानी थी जिनका नाम था जजिका देवी, और जजिका देवी के दो पुत्र थे जिनका नाम था, एक का नाम भोज था और एक का नाम तात था। तात के आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ था, उसे कोई बाहर के दुनियादारी से लेना देना नहीं था। तो वो क्या है कि आध्यात्मिक रूप से जुड़े होने के कारण मांडव्यपुरी के ऋषि, मांडव्य जो ऋषि थे, उनके आश्रम में चला गया। पूरे धन का त्याग कर दिया और अपने भाई को पूरा राजपाट देके चला गया। और अगला जो राजा बना तो कौन सा बना? भोज बना। कौन बना? भोज बना। भोज के बाद में जो राजा पड़ा हमने, शिलुक। शिलुक की जो ज्यादा बातें याद करनी नहीं है। शिलुक के अंदर शिलुक राजा याद रहे न रहे, इसके समय की बातें याद करना कि वल मंडल, शिलुक ने देवराज भाटी को हराया था। और वल मंडल क्षेत्र के अंदर, वल मंडल मतलब जैसलमेर के इर्द गिर्द का क्षेत्र क्या कहलाता है? वल मंडन कहलाता है। शिलुक ने त्रावण और तवन क्षेत्र को जीता था। देखिए, यहां तक इसका राज था। त्रावण और तवन क्षेत्र कौन सा? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। ठीक है जी। उसके बाद में अपने बात कर ले कि जोट प्रतिहार। जोट प्रतिहार की दो बातें, एक तो इसने गंगा में क्या ली थी? जल समाधि ली थी। दूसरी, प्रतिहारों में वीणावादक था। अच्छा, गुप्तों के अंदर वीणावादक कौन सा था? कौन सा था? समुद्रगुप्त। अच्छा, गुहिलों के अंदर कुंभा। गुहिलों के अंदर कुंभा था। ठीक है, याद रखना। फिर अपने बात कर लेते हैं कि कक। कक भी एक बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। कक की और भी बातें हैं जब अपने डिटेल से करेंगे कि कक बहुत ही क्या है कि प्रभावशाली व्यक्ति था। ये तीनों चारों विद्याओं के अंदर निपुण था, ज्ञानी व्यक्ति था, बुद्धिमान था, बलशाली था। और ये क्या है कि अपने स्वतंत्र राज्य के अंदर राज करता हुआ और भीनमाल के जालोरों के यहाँ सामंत का भी कार्य करता था। जब भीन अपने नागभट्ट द्वितीय ने युद्ध किया किसके साथ? पाल वंश के राजा थे धर्मपाल। धर्मपाल के खिलाफ ये लड़ा और धर्मपाल को धूल चटा दी थी इसने। मुंगेर के युद्ध में भी इसने जीत हासिल की। और इसकी एक रानी थी जिसका नाम था पद्मनी, और एक रानी थी जिसका नाम था पद्मनी, और पद्मनी के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था बाउक। और एक इसकी रानी थी जिसका नाम था दुर्लभ देवी, और दुर्लभ देवी के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था ककुक। क्या नाम था? कक के दो पुत्र, बाउक और ककुक।
बाउक ने 837 ईस्वी के अंदर कौन सी प्रशस्ति लगवाई? बाउक प्रशस्ति, जिसे जोधपुर प्रशस्ति भी बोला जाता है। 837 बाउक प्रशस्ति या जोधपुर प्रशस्ति, ठीक है। उसके बाद में आता है ककुक द्वारा गटियाला शिलालेख, 2 भागों में। तो आपको तो सीधा याद रखना है, ककुक द्वारा गटियाला शिलालेख, ककुक द्वारा गटियाला शिलालेख 861, गटियाला शिलालेख 861, जोधपुर प्रशस्ति 837। 2 ही चीजें याद रखनी है। चतुर्थ श्रेणी का आपने पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से अपने 2 ही चीजें याद रखनी है, ठीक है जी। बाउक हो गया, ककुक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में आज जो पढ़ेंगे अपने भीनमाल के प्रतिहार पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, चाहे वो हिंदी को लेकर हो, चाहे वो अपने पोल साइंस को लेकर हो, चाहे वो राजस्थान की कल्चर को लेकर हो, चाहे वो अपने क्या राजस्थान के इतिहास को लेकर हो, चाहे वो साइंस को लेकर हो, चाहे वो मैथ को लेकर हो, जो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के अंदर जो सीरीज चलेगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा जिस विषय की चलवाई जाएगी। अभी वर्तमान के अंदर अपने पोल साइंस की, कल्चर की और अपने राजस्थान इतिहास की और हिंदी की ये चल रही हैं, और मैथ की, हाँ जी, और सभी एग्जाम के अंदर भी आएगी। और दूसरी बात कि ये जो करवाई जा रही है, ये जो क्लास है चतुर्थ श्रेणी को समर्पित क्लास है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 10th तक की जो किताबें हैं अपने सीबीएसई बोर्ड वाले, अपने आरबीएसई बोर्ड की, उनमें से लगभग डेटा वहीं से उठाया गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि 10वीं लेवल की ये भर्ती है तो 10वीं तक की जो नीचे नीचे किताबें हैं, 10 से नीचे नीचे, वहां से प्रश्न बनने की आशंका ज्यादा है। और मैं बताता हूं प्रश्न वहीं से बनेंगे, ठीक है। और वहीं से ये डेटा लिया गया है सारा, और थोड़ा कोई बाहर वाली किताबों से जो प्रचलित प्रश्न है वो भी डाल दिए गए हैं। तो ज्यादा अपने चर्चा न करते हुए बढ़ते हैं आगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो इस चैनल को, और उनको कहो कि एक बार देखें, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट किया करो, कोई कमी लगे तो कमी भी बताया करो, सुधार लेके आएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आप किस जिले से हो और किस चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने आगे। आज का जो दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने भीनमाल के प्रतिहार के संग कर रहे हैं। इससे पहले मंडोर पढ़ चुके हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं भीनमाल की। तो भीनमाल की शुरुआत करने से पहले 1-2 आपको फैक्ट बता देता हूं इनसे संबंधित। देखिए, अगर मैं बात करूं कि भीनमाल की जो प्रतिहार है ना, वो स्वयं को रघुवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं? स्वयं को रघुवंशी। और रघुवंशी कौन? भगवान रामचंद्र जी के संतान, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुकुल रीत यानी कि भगवान रामचंद्र के समय की बातें, ठीक है। तो याद रखना, ये खुद को क्या मानते थे? रघुवंशी मानते थे, रघुवंशी। क्या मानते थे? रघुवंशी। लेकिन मंडोर वाले क्या मानते थे? लक्ष्मण का वंशज मानते थे खुद को। किसका वंशज? लक्ष्मण का वंशज। ये जो फैक्ट मिलता है हमें, ये मिलता है कि इनका एक राजा हुआ था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। भीनमाल के प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम हुआ, और उस नागभट्ट प्रथम के बारे में जो चर्चा की गई थी, वो चर्चा की गई है कि किस प्रकार से की गई है कि इसे राम का प्रतिहार कहा गया है। राम का प्रतिहार, इसे राम का प्रतिहार कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। इस वजह से अपने देख सकते हैं कि ये खुद को क्या मानते थे? भगवान रामचंद्र की संतान मानते थे खुद को ना, भीनमाल वाले, ठीक है जी। और बेसिक रूप से पूछे कि किसको प्रतिहार किसको मानते थे, तो सीधा सीधा लक्ष्मण की संतान मानते हैं। दूसरी बात, ये जो भीनमाल क्षेत्र है, ये जो भीनमाल क्षेत्र है, इसे प्राचीन समय के अंदर शिरमाल, भीनमाल, वर्तमान के अंदर आप सीधी सीधी सी बात है जालोर याद रख सकते हो, बस बात खत्म। स्ट्रक्चर बन गई, अपने ज्योग्राफिकल रूप से स्ट्रक्चर दिमाग में बन गई कि हाँ उस जगह की बात की जा रही है, बस बात खत्म। अब अपने आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। हमने लिख दिया कि रघुवंशी प्रतिहारों ने चावड़ों से प्राचीन गुर्जर प्रदेश को छीन लिया और अपनी राजधानी भीनमाल को बनाया। सीधी सी बात है कि इस भीनमाल क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जो बात करें कि प्रतिहारों से पहले कोई ना कोई तो राजा रहा होगा, कोई ना कोई वंश रहा होगा। तो याद रखना, प्रतिहारों से पहले यहाँ पे चावड़ा वंश रहता था। उन चावड़ों को हराकर
गुर्जर प्रतिहारों की नींव डाली गई भीनमाल के अंदर, और ऐसा कार्य किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। आगे पढ़ेंगे अपने। भीनमाल शाखा के प्रतिहारों के उत्पत्ति के विषय में जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है, और ये जो ग्वालियर प्रशस्ति जो है ना, ये प्रशस्ति है मिहिर भोज के समय की। हम पढ़ेंगे कि मिहिर भोज बड़ा ही पराक्रमी राजा था, जो कि भीनमाल के प्रतिहारों का राजा था। इनका था भीनमाल के प्रतिहारों का। देखिए सीधी सी बात है, रघुवंशी प्रतिहारों ने चावड़ों को हराया। किनको हराया? चावड़ों को। और ऐसा कार्य किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने। तो सीधी सी बात है कि जालोर या भीनमाल के जो प्रतिहार थे, उनका संस्थापक कौन था? भीनमाल के प्रतिहारों का संस्थापक कौन था? सीधी सी बात है, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, क्योंकि चावड़ों को उसने हराया। भीनमाल शाखा के प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में ग्वालियर प्रशस्ति मिलती है, और ये मिहिर भोज के समय की है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय की है? मिहिर भोज के समय की है। ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय की है? मिहिर भोज के समय की है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े, और अब बात करते हैं इनका पहला राजा। जब भीनमाल की बात आती है तो भीनमाल के अंदर एक राजा हुआ जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम का जो काल रहा वो 730 से लेकर 756 ईस्वी तक रहा था। अब इसने क्या क्या कार्य किया? सबसे पहले क्या, इसने भीनमाल के अंदर प्रतिहारों की नींव डाली। इसी कारण भीनमाल शाखा का जो प्रवर्तक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। दूसरी बात, जब इसने नींव डाली तो इससे पहले जो राज कर रहे थे कौन? चावड़ा वंश वाले। चावड़ों को हराकर यहाँ पर क्या है, गुर्जर प्रतिहारों की इसने नींव डाली थी। तो लिखा हुआ है कि इसने चावड़ों को हराया था। ठीक है, तो चावड़ों को हराकर, तो याद रखना चावड़ों को हरा है। ठीक है जी। उपनाम क्या है इनके? उपनाम क्या है इनके? इसका एक उपनाम है जिसका नाम क्या है? इसका एक उपनाम है नागवलोक। इसे क्या बोलते हैं? नागवलोक उपनाम। उसके बाद में इसके दरबार को क्या बोलते हैं? दरबार को नागवलोक दरबार बोला जाता है। नागवलोक दरबार बोला जाता था। आई बात समझ में? तो याद रखना, नागभट्ट प्रथम का उपनाम नागवलोक है और इसके दरबार को नागवलोक दरबार बोलते हैं। तो याद रखना कि नागवलोक क्यों कहा जाता था। दो शब्द है, एक तो है नागा प्लस धन अवलोक, यानी कि नागा धन लोक, यानी कि नागव या नागा शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है नागभट्ट के लिए। किसके लिए? नागभट्ट के लिए किया गया है। और लोग का मतलब होता है लोग, जनता वहां की, यानी कि जो नागभट्ट है वो क्या है? जन हितैषी है। कैसा है? जन हितैषी है। इसी कारण नागभट्ट को नागवलोक कहा गया। क्या बोला गया? नागवलोक कहा गया। जब ये अपना दरबार लगाता है तो खुद मंत्रियों को न बिठाकर आम जनता की सुनाई करता है, वहां मंत्रियों की जगह आम जनता को देता है। इसी कारण इसका दरबार भी क्या कहलाया? नागवलोक दरबार कहलाया। क्या कहलाया? नागवलोक दरबार। दो चीजें हो गई आपके सामने। तो याद रखना इसका उपनाम क्या है? नागवलोक है। नागभट्ट प्रथम नागवलोक। ठीक है जी। नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागवलोक दरबार कहा जाता था, ये हमने पढ़ लिया, ऊपर लिख भी दिया है। ठीक है जी। उसके बाद में नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चावड़ों से जीता था 730 के अंदर, ये भी हमने बात कर ली ऊपर। ठीक है जी। भीनमाल जालोर को राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसने किसको राजधानी बनाया? भीनमाल जालोर को। इंपॉर्टेंट है, इसको राजधानी बनाया? भीनमाल जालोर को राजधानी बनाया था इसने। ओके, ओके रिपोर्ट है। बढ़ते हैं आगे अपने। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ये छोटी छोटी चीजें तो याद रखनी है, यहीं से तो प्रश्न बनता है कि नागभट्ट प्रथम को क्या बोला जाता है। तो याद रखना, नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अब प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र,
जालोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। अब देख लीजिए, नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक, साम्राज्य संस्थापक क्या बोला गया इसे? साम्राज्य का संस्थापक। देखो, इसने उज्जैन को जीतकर राजधानी बनाया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने क्या किया था? विस्तार किया था। इसी कारण साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रतिहार साम्राज्य के प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक किसको बोला जाता है? नागभट्ट प्रथम को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपाधि की बात कर ले। देखिए, इसने बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी थी, बहुत सारे इसके उपनाम है, जैसे नागवलोक हो गया। कैसा नाम हो गया? नागवलोक हो गया। इसका जो उपनाम या उपाधि और देख लें तो सबसे पहले आता है नारायण की मूर्ति का प्रतीक। जनता इतना इससे प्रेम करती थी कि जब भी जनता को पूछा जाए कि नागवलोक या मैं बोलूं नागभट्ट कैसा है रे, तो जनता सीधी बोलती थी कि भाई वो तो कैसा है, कैसा है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक है वो तो। ऐसे लगता है कि साक्षात नारायण आ गए उसमें तो, यानी कि नारायण की मूर्ति का प्रतीक। इसका उपनाम है नागवलोक दरबार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार। ऐसी बात हमें कहां मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। कहां मिलती है भाई? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिलती है। देखिए, क्षत्रिय ब्राह्मण इसे कहा गया है क्या? क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति, क्योंकि नागवलोक है ना, तो इसी कारण क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया। इंद्र के दंभ का नाशक, यानी कि दंभ क्या होता है? घमंड, है ना। इंद्र के दंभ का नाशक करने वाला कौन? नागभट्ट। यानी कि अगर कोई उसके देश की तरफ आंख भी उठा के देखेगा तो वैसा करारा जवाब देने वाला भी उसके साथ उसके पास व्यक्तित्व है। यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है वो नरम होने के साथ में भारतीय संविधान की तरह कठोर भी है, ठीक है। और इंद्र के दंभ का नाशक, मलेच्छ नाशक भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? मलेच्छ नाशक। मलेच्छ सीधी सी बात है, अरबी आक्रमणकारी जो हिंदुओं को टारगेट करते थे। ठीक है, हिंदुओं को मारने वाले। तो सीधी सी बात है, उपाधियां पूछी जा सकती है। नागभट्ट प्रथम की उपाधि नागवलोक, उसके दरबार को नागवलोक दरबार। राम का प्रतिहार, मलेच्छ नाशक, है ना, राम का प्रतिहार, मलेच्छ नाशक। उसके बाद में नारायण की मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के दंभ का नाशक, क्षत्रिय ब्राह्मण, ठीक है। तो इंद्र के दम का नाशक, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, क्षत्रिय ब्राह्मण, ये सारी की सारी उपाधियां किसकी थी? नागभट्ट प्रथम की थी। और कौन सा है? बीनमाल के प्रतिहारों का संस्थापक है ये, बीनमाल के प्रतिहारों का संस्थापक है। देखिए, इसने जालोर को, बीनमाल को जीता। भीनमाल को जीतने के बाद में बात करें कि इसकी जो जीत है वो इसने कौन कौन से क्षेत्र में अपने जीत हासिल की और किस किस क्षेत्र के अंदर इसने क्या है अपना प्रभाव डाला था। तो याद रखना कि नागभट्ट प्रथम ने आबू, जालोर आदि को जीतकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है भाई। अवंतिका बोलते हैं इसे। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ मध्य प्रदेश का वर्तमान का एक जिला है, जिसे प्राचीन समय के अंदर अवंतिका बोला जाता था। और अवंतिका को विजित करने वाला जो प्रतिहार शासक था वो था नागभट्ट प्रथम, जिसे मलेच्छ नाशक राम का प्रतिहार है और जिसे इंद्र के दंभ का नाशक बोला जाता है। कौन था वो? नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन यानी कि अवंतिका को राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है भाई, उज्जैन को राजधानी। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि उज्जैन को जीतकर राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। तो नागभट्ट प्रथम, याद रखना, नागभट्ट प्रथम। एक नागभट्ट पट गए थे कहां पर? मंडोर में। वो नाहड़ था। कौन था? नाहड़ था, ठीक है जी। और नाहड़ की क्या खासियत थी? नाहड़ की खासियत बताओ भाई।
मेड़ता को राजधानी बनाया था उसने। इसको बनाया था, मेड़ता को राजधानी बनाया था। इसने उज्जैन को राजधानी बनाया, इसने उज्जैन को राजधानी बनाया। ठीक है जी। नागभट्ट प्रथम के समय सभी राजपूत जितने भी थे, गोहिल है, चौहान है, परमार है, चाहे वो आपके राठौड़ है, चाहे वो चंदेल शासक है, चाहे वो चालुक्य है, ये लगभग इसके सारे के सारे सामंत थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा प्रश्न आएगा आपके सामने में, राजस्थान का वह राजवंश बताइए जिसके एक समय में एक ऐसा भी समय था कि जब उस राजवंश के सभी अन्य राजवंश जो प्रतिद्वंदी थे वो सारे सम्मत थे। तो याद रखना, प्रतिहार राजवंश था। और ऐसा जो राजा था जिसके दरबार में गुहिल भी थे, जिसके दरबार में राठौड़ थे, चंदेल थे, चालुक्य थे, परमार थे, लगभग राजपूत राजा तो जो उसके दरबार में क्या कर रहे थे, सामंत का कार्य कर रहे थे। तो वो कौन सा राजा था? नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। इंपॉर्टेंट है भाई, नागभट्ट प्रथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को मलेच्छ नाशक बोला जाता है। अरबी बता चुका हूं पहले, क्या बोलते हैं इसे? मलेच्छ नाशक। ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय की है? मिहिर भोज के समय की है। पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार किया, मलेच्छ सेना को पराजित किया था। इसी कारण इसे क्या बोला गया? मलेच्छ नाशक बोला गया। नाश, मलेच्छों का नाश करने वाला मलेच्छ नाशक, मलेच्छों का नाश करने वाला मलेच्छ नाशक। यानी कि मलेच्छ सेना को इसने पराजित किया, अरबों को पराजित कर दिया इसने। पराजित करने के बाद में क्या हुआ? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी कारण प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक किसे बोलते हैं? नागभट्ट प्रथम को बोलते हैं। आई बात समझ में, क्यों कहा जाता है प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक? साम्राज्य का संस्थापक। आई बात समझ में? देखिए, नागभट्ट प्रथम ने गुजरात को, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, मालवा के पठारी क्षेत्र का इलाका, और चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वह, सतलुज का जो क्षेत्र है वह, और दक्षिण में गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की थी। देख लो कितना साम्राज्यवादी आदमी था ये। धरती को लेकर इसके मन में कितनी लालसाएं थी। किस किस को नहीं जीता इसने? सिंध प्रांत से लेकर सिंधु नदी के पश्चिमी तट से पूर्वी तट से लेकर इसने चंबल तक के मैदान को जीत लिया था। चंबल तो छोड़ो, यमुना तक के महानद के जो क्षेत्र है वहां तक जीत लिया था इसने। लिखा हुआ है सतलज को जीत लिया था इसने। कितनी भूख थी इसके मन में उस जमीन को लेकर, उस मातृभूमि को लेकर। अरबों को रोके रखा था ये, अरबों को यहां से खदेड़ दिया था। थोड़े बहुत जो अरब थे उनको खदेड़ दिया था इसने। इसी कारण तो इसे मलेच्छ नाशक बोला जाता है। इसी कारण क्या बोला जाता है? मलेच्छ नाशक। इतना साम्राज्य विस्तार किया, इसी कारण तो इसे प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संस्थापक। चलो आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट प्रथम का समकालीन जो अरब शासक था वो था जुनैद। अरब के बारे में बात हो रही है तो पूछ सकता है कि नागभट्ट प्रथम के समकालीन अरबी शासक कौन सा था? तो जुनैद याद रखना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नागभट्ट प्रथम ने पश्चिमी भारत की अरबों से रक्षा की थी। ठीक है जी। और उन्हें रोंदा व अनेक प्रदेशों को पुनः विजित कर लिया। थोड़े बहुत जो जीत रखे थे अरबों ने पश्चिमी राज्यों को, उन सबको विजित कर लिया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। इसी कारण तो मलेच्छ नाशक बोला जाता है। यानी कि पश्चिमी भारत के अंदर इसका बहुत तगड़ा वर्चस्व था इस व्यक्ति का। अब एक जगह थी जिसका नाम था बड़ौच। बड़ौच जो है नागभट्ट प्रथम ने यहां पर भी अधिकार किया था। ठीक है, तो याद रखना, आबू इसने जीता, जालोर इसने जीता, बड़ौच इसने जीता। ठीक है, जालोर को इसने जीत लिया। ठीक है, और नागभट्ट प्रथम ने अरबों को इसने खदेड़ दिया, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी। उसके बाद में नागभट्ट प्रथम की बातें हो जाती हैं पूछी। अब इसमें बात योग्य क्या है याद रखने वाली? सारी बातें योग्य हैं, चाहे वो इसकी उपाधियां हो, राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार, ठीक है, और नारायण की मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के धम्म का नाशक, क्षत्रिय ब्राह्मण, है ना,
नागव लोक, इसके दरबार को नागव लोक दरबार। तो ये सारी की सारी एक्सेट्रा सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अपने जालोर के प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है इसको, है ना। और अपने जालोर के अंदर साम्राज्य, अपने बात कर ले कि गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है किसको, नागभट्ट प्रथम को। चलते हैं आगे जी। आगे एक राजा आता है ककुस्थ, इंपॉर्टेंट है। एक तो पढ़ के आए थे अपने ककुक, और एक है ककुस्थ। इसे कई बार भूलवश जो एग्जामिनर है कई बार ये भी लिख देता है कुकस्थ, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ककुक भी लिख सकता है कई बार वो, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कि जो ककुस्थ था उसकी बात करें तो नागभट्ट ने अपने भाई तेजवर्धन के पुत्र, देखिए नागभट्ट जो था ना वो निसंतान व्यक्ति था, उसके कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी कारण क्या है कि अपने साम्राज्य को विस्तार, अपने साम्राज्य का कोई अंश बने आगे जाकर, उसकी प्रॉपर्टी का कोई वंश बने आगे जाकर। तो इसके लिए क्या किया, ये नागभट्ट प्रथम का एक भाई था जिसका नाम था तेजवर्धन। क्या नाम था, तेजवर्धन। तो तेजवर्धन का एक पुत्र था, उसको इसने क्या ले लिया, गोद ले लिया था। तो लिखा हुआ है कि नागभट्ट ने अपने भाई तेजवर्धन के पुत्र यानी कि अपने भतीजे ककुस्थ को क्या लिया था, गोद लिया था। किसको लिया था, ककुस्थ को गोद लिया था। और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किसी न किसी को राजा तो बनाना है, तो और नहीं तो अपने भाई के पुत्र को बना दिया जाए, भतीजा ही तो है। तो इसने क्या किया, अपने भाई के पुत्र ककुस्थ को क्या बना दिया, राजा बना दिया। और ककुस्थ ने क्या किया, इंपॉर्टेंट है भाई, ककुस्थ जो कि कहां का राजा था, भीनमाल का। कहां का राजा था, भीनमाल का। तो ककुस्थ या ककुक ने क्या किया भाई, ककुस्थ ने क्या किया, मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है भाई, दो ककुस्थ या दो ककुक पढ़ोगे आप। एक तो ककुक जो कि मंडोर में था, जिसने घटियाला शिलालेख 861, याद आया कुछ। एक है ककुस्थ या कुकस्थ भी बोल सकते हो। इसने क्या किया कि मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का मतलब क्या हो गया कि जो विक्ट्री स्तंभ था उसका निर्माण करवाया था। तो याद रखना कि मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला जो व्यक्ति था वो था ककुस्थ। कौन था, ककुस्थ था। और ये जो है इसके नीचे एक विष्णु मंदिर भी बनवाया, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी खासियत, ये जो विजय स्तंभ है, ये जो विजय स्तंभ है ये राजपुताना का दूसरा विजय स्तंभ है। दूसरा विजय स्तंभ राजपुताना का दूसरा विजय स्तंभ है। दूसरे विजय स्तंभ की बात करें तो जहन में यह भी आता है कि सर पहला विजय स्तंभ, तो याद रखना पहला जो विजय स्तंभ है वो आपको बयाना भरतपुर के अंदर मिलेगा। और ये जो बयाना भरतपुर के अंदर बनाया गया है ये विष्णुवर्धन नामक एक व्यक्ति था, राजा था, उसके द्वारा बनवाया गया था बयाना भरतपुर के अंदर। तो राजस्थान का या राजपुताना का पहला विजय स्तंभ किसने, विष्णुवर्धन ने बनवाया बयाना भरतपुर के अंदर। लेकिन राजपुताना का दूसरा विजय स्तंभ किसने बनवाया, वो बनाया था किसने, ककुस्थ ने बनवाया था। किसने बनवाया, ककुस्थ ने बनवाया था। ठीक है, आई बात समझ में। ककुस्थ के समय उज्जैन या अवंती का गुर्जर शासक देवराज था और उसकी पत्नी भूमिका देवी से वत्सराज का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना ये जो ककुस्थ था ना, ककुस्थ का एक भाई था जिसका नाम था देवराज। ठीक है, तो याद रखना तो ककुस्थ के समय जो उज्जैन या अवंती, उज्जैन जीत ली थी नागभट्ट प्रथम ने, किसी को तो वहां बिठाएगा, तो ककुक को बिठा दिया भीनमाल के अंदर। लेकिन उज्जैन के अंदर कौन बैठा था, कौन बैठा था, देवराज था। कौन बैठा हुआ था। अब इस देवराज को क्यों पढ़ेंगे, इसकी पत्नी का नाम क्यों दी है, तो भैया इसकी जो पत्नी या मैं बोलूं देवराज का जो पुत्र है वही आगे जाकर शासक बनेगा, किसका, भीनमाल का। तो लिखा हुआ है कि ककुस्थ के समय उज्जैन या अवंती का गुर्जर प्रतिहार शासक देवराज था। कौन था, देवराज था। और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था भूमिका देवी, क्या नाम था, भूमिका देवी। उसकी कोख से एक
बड़े ही पराक्रमी राजा या मैं बोलूं बड़े ही प्रभावशाली जो राजा हुए थे प्रतिहारों में, वत्सराज का जन्म हुआ था। किसका नाम जन्म हुआ था? आप पूछ सकते हैं। वत्सराज के पिता का नाम देवराज, वत्सराज के पिता का नाम देवराज था, और वत्सराज की माता का नाम क्या नाम था? भूयिका देवी था। क्या नाम था? भूयिका देवी। इसके जो पिता देवराज थे ये उज्जैन के प्रशासक थे या मैं बोलूं शासक थे। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं वत्सराज के बारे में। वत्सराज का जो समय काल रहा वो 780 से लेकर 805 ईस्वी था। और वत्सराज की अगर मैं बात करूं तो वत्सराज के पिता का नाम था देवराज और इनकी माता का नाम था भूयिका देवी। क्या नाम था? भूयिका देवी। और ये जो देवराज है ये उज्जैन, कहां के थे? उज्जैन के शासक। यानी कि सीधी सी बात है, जो उज्जैन शाखा चली थी नागभट्ट प्रथम के समय, उस शाखा को जो संभालने का कार्य कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? उज्जैन के देवराज कर रहे थे। वत्सराज भीनमाल में गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज। भीनमाल की बात कर रहा हूं मैं। गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भीनमाल में वत्सराज। प्रतिहारों में साम्राज्य विस्तार या मैं बोलूं प्रतिहारों में साम्राज्य वृद्धि का जो जनक हुआ, या मैं बोलूं कि साम्राज्यवादी सबसे बड़ी नीति किसके पास थी? नागभट्ट प्रथम के पास। या मैं बोलूं प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, लेकिन प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज था। वत्सराज के समय कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए थोड़ी सी अपने जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा अपने गहराई में जाएंगे नहीं, क्योंकि अपने को चतुर्श्रेणी कर्मचारी के हिसाब से ही इसको पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है? चतुर्श्रेणी। देखिए मेरी बात सुनो, ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कनौज। क्या नाम है? कनौज है। कौन सी जगह पड़ती है भाई? कनौज जगह पड़ती है। तो याद रखना एक जगह है जिसका नाम है कनौज। कौन सी है? कनौज है। कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष की जो राजनीति की धुरी थी वो थी कनौज। ठीक है, कौन सी थी? कनौज थी। और इस कनौज वाले क्षेत्र के ऊपर कौन राज कर रहा था? वो कर रहा था हर्षवर्धन। कहते हैं कि हर्षवर्धन तक पूरे भारत के अंदर जो एकता थी वो किसी भी राज के अंदर नहीं रही। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में क्या है, ये एकता क्या है, खंडित होती चली गई, सेंध मार होती चलेगी। अरबी आक्रमणकारी आते चले गए, लेकिन उन अरब आक्रमणकारियों का जो रोकने का कार्य किया था वो किया था किन्होंने? प्रतिहारों ने किया था। किन्होंने किया था? प्रतिहारों ने। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि उत्तर के अंदर एक राजवंश था जिसका नाम था प्रतिहार। कनौज के उत्तर में पड़ता है प्रतिहार। ठीक। और पूर्व में पड़ता था पालवंश। पूर्व में कौन सा? पालवंश। और दक्षिण के अंदर पड़ता था, दक्षिण के अंदर पड़ता था कौन सा? ध्रुव की सेना बैठी हुई थी। ठीक है, दक्षिण के अंदर कौन बैठी हुई थी? ध्रुव की सेना बैठी हुई थी। और वंश की बात कर लें तो राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, तो याद रखना पश्चिम के अंदर, दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट थे और पूर्व के अंदर पाल थे, उत्तर के अंदर कौन थे? उत्तर के अंदर कौन थे? प्रतिहार थे। तो मोटा मोटी स्ट्रक्चर आपको याद होगी कनौज के उत्तर के अंदर ये थे। देखिए कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, यानी कि कनौज क्या पूरी राजनीति की धुरी थी। अगर किसी ने कनौज को जीत लिया तो समझ लो पूरा भारतवर्ष उसके गोद में बैठा हुआ था। ठीक है, तो इसको लेकर क्या है, संघर्ष छिड़ गया भाई। और इस संघर्ष को शुरू करने वाला कौन था? प्रतिहार। तो याद रखना
त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू करने वाला। ठीक है, तो कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो शुरू किया था वो किसने किया था? प्रतिहारों ने किया था। और वो प्रतिहार राजा कौन था? वत्सराज था। लिखा हुआ था कि कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर क्या क्या हुआ वो अपने चर्चा करते हैं। देखिए लिखा हुआ ना कि कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष 150 साल तक चला था। कितने साल तक चला था? 150 साल तक चला था। इंपॉर्टेंट है भाई, कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कितने साल तक चला था? 150 साल तक चला था। कितने साल तक चला? वत्सराज के समय कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट, यहां से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम क्या कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, कनौज का त्रिदलीय संघर्ष किसके समय शुरू हुआ? वत्सराज के समय। कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी प्रतिहारों ने। राजा कौन था? वत्सराज था। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात की। उसके बाद में कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कितने साल तक चला? 150 सालों तक चला। कितने सालों तक चला? 150 सालों तक। कनौज का त्रिदलीय या त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 में इसकी मृत्यु हो गई थी हर्षवर्धन की। जब कभी डिटेल में पढ़ाने का मौका मिला तो बहुत सारी चीजें डायग्राम के द्वारा भी पढ़ाई जाएंगी। उत्तरी भारत के राजनीति की धुरी थी कौन सी? कनौज। इंपॉर्टेंट है, कौन सी थी? कनौज थी। और इस कारण क्या है, उस पर अधिकार जताने के लिए संघर्ष होने लगे। और उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट वंश, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बंगाल के अंदर पाल वंश, ये तीनों संघर्ष कर रहे थे। ठीक है जी। कनौज के तीसरे संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष के अंदर गुर्जर प्रतिहार विजय रहे। इंपॉर्टेंट, यानी कि कनौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसके अंदर पहले संघर्ष में विजय रहे, परंतु वत्सराज राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हार गया था। इंपॉर्टेंट है। देखिए इसने क्या किया कि सबसे पहले कनौज पर अधिकार करना शुरू किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में बहुत से निर्बल से राजा आए थे कनौज के अंदर वत्सराज से पहले, जैसे आयुध वंश का जो था अपना चक्रायुद्ध वगैरह आए थे, वो उनको क्या सबको हरा दिया। किसने? वत्सराज ने। वत्सराज ने क्या है कि कनौज को जीता। तो याद रखना, कनौज को सर्वप्रथम जीतने वाला व्यक्ति जीतने वाला प्रतिहार शासक कौन सा था? कौन सा था बताइए? वत्सराज। इंपॉर्टेंट है भाई। कनौज को सबसे पहले जीतने वाला कौन था? वत्सराज था। कौन था? वत्सराज। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जालोर को जीतकर राजधानी किसने बनाई? चावड़ा को राया, नागभट्ट। उज्जैन को जीतकर राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम। लेकिन कनौज को सर्वप्रथम जीतने वाला शासक वत्सराज, लेकिन अभी तक राजधानी नहीं बनाई इसने, यानी कि राजधानी नहीं बनाई। जब इसने क्या है कि कनौज पर अधिकार करने का समय आया, इसने अधिकार कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, और उधर से पालों का अटैक हो गया कि ये देखो राज करेंगे कनौज पर। पालों ने अटैक कर दिया और पाल वंश के धर्मपाल को भी हराया इसने। फिर राष्ट्रकूटों का जैसे अटैक होता है, तो राष्ट्रकूट राजा था जिसका नाम था ध्रुव प्रथम। क्या नाम था? ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम के हाथों इसे क्या देखना पड़ा?
हार का मुंह देखना पड़ा। और उसके बाद में त्रिदिवसीय संघर्ष के अंदर कनौज पर शक्तिहीन आयुधवंश या इंदिरा युद्ध चक्रायुद्ध के शासकों का शासन था इसके समय। इसी कारण तो इसने हरा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। उपाधि देखिए, वत्सराज ने बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी। एक इसकी बड़ी ही प्रसिद्ध उपाधि है जिसका नाम है रणहस्तिन। क्या नाम था? रणहस्तिन। रणहस्तिन, रण का मतलब युद्ध, हस्तिन यानी कि हाथी के समान। युद्ध में हाथी के समान जो है वो कौन थे? वत्सराज थे। इंपॉर्टेंट है भाई, रणहस्तिन की उपाधि धारण कर रखी थी क्योंकि यह हाथी के समान कार्य कर रहा था युद्ध के अंदर। दुश्मनों को ऐसे काटे जा रहा था, ऐसे रोंदे जा रहा था जैसे हाथी के सामने कोई चिंटियां हो। तो याद रखना, रणहस्तिन की उपाधि धारण कर रखी थी इसने। भागवत धर्म को यह संरक्षण ज्यादा देता था। इसको देता था, भागवत धर्म को संरक्षण ज्यादा देता था। जब यह भागवत धर्म के अंदर ज्यादा विलीन होने लगा तो कवियों ने देखा कि बड़ा ही रोमांचक व्यक्ति है ये, तो भागवत धर्म को बड़ा मानता है ये। इसी कारण इसे एक उपाधि दी गई, जयवराह नामक उपाधि दी गई थी। क्या नाम दी गई थी? जहां भी वराह लिखा आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, वराह, वराह, आदि वराह, प्रभास पाटन, जयवराह, ऐसी सारी उपाधियां किससे संबंधित होती हैं? किससे संबंधित होती है? वैष्णव धर्म। वराह शब्द वैष्णव धर्म में प्रयुक्त होता है, तो याद रखना। तो जयवराह की उपाधि किसने दान कर रखी थी? किसने कर रखी थी? वत्सराज। रणहस्तिन की उपाधि, जयवराह की उपाधि। और वत्सराज के समय 778 में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुवलयमाला ग्रंथ। इट्स वेरी वेरी, उद्योतन सूरी की एक रचना है जिसका नाम है कुवलयमाला ग्रंथ। क्या नाम है? कुवलयमाला ग्रंथ। कहते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर राजस्थान की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। राजस्थान की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। राजस्थान की 18 देशी भाषाओं में एक भाषा ऐसी भी थी जिसे मरु भाषा बोला जाता था। जिसे क्या बोलते थे? उस मरु भाषा का भी उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वत्सराज किसका दरबारी कवि था? वत्सराज किसका दरबारी कवि था? तो सारी की सारी पूरी की पूरी ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना भाई। जो याद रखने वाली चीज है उसको 5 बार, 4 बार, 10 बार मैं बताता रहूंगा और उसको याद जरूर करना भाई, है ना? उसको याद जरूर करना, ठीक है? याद अपने मिलके करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? हम किस लिए हैं बताओ? एक सेकेंड भाई, ठीक है। उसको याद जरूर करना है कि वत्सराज के समय, वत्सराज के समय 778 ईस्वी में, कब? 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा, उद्योतन सूरी द्वारा ग्रंथ लिखा गया कुवलयमाला। ग्रंथ कौन सा लिखा गया? कुवलयमाला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। उद्योतन सूरी नाम का एक व्यक्ति था। उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कुवलयमाला ग्रंथ 778 ईस्वी के अंदर लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। वत्सराज के समय जिनसेन सूरी द्वारा 781 में हरिवंश पुराण लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजें साथ साथ में लिख लेते हैं। क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। साथ में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा काम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम चतुश्रेणी कर्मचारी बन जाएंगे। चतुश्रेणी कर्मचारी बन जाएंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा बता दो रे। जिसको जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, कमेंट में बता देना, ठीक है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। और 2 नंबर पर आता है कौन सा? जिनसेन सूरी। दो ही याद रखने। ये दोनों एक ही बंदे के दरबार में थे और उस बंदे का नाम क्या था भाई?
उस व्यक्ति का नाम क्या था भाई? उस व्यक्ति का नाम था वत्सराज। वत्सराज के दो दरबारी कवि उद्योतन सूरी, जिनसेन सूरी, उद्योतन सूरी, जिनसेन सूरी, उद्योतन सूरी, जिनसेन सूरी। उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया कुवल्यमाला कौन सा लिखा गया? और ये कुवल्यमाला लिखा गया 778 ईस्वी के अंदर। ठीक है। जिनसेन सूरी द्वारा लिखा गया, वो लिखा गया था कौन सा? हरिवंश पुराण। और ये हरिवंश पुराण लिखा गया 781 के अंदर। कब लिखा गया? 781 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रहेंगी। वत्सराज ने ओसिया यानी कि जोधपुर ग्रामीण, ओसिया में एक सरोवर बनवाया था। वत्सराज ने क्या किया? ओसिया नामक जगह पड़ती है, ओसिया पड़ता है कहां? जोधपुर के अंदर। और वत्सराज ने ओसिया में एक क्या है? सरोवर का निर्माण करवाया। और इंपॉर्टेंट तो ये है, इंपॉर्टेंट तो ये है, वत्सराज ने जोधपुर में एक मंदिर बनवाया जिसे क्या बोलते हैं? महावीर स्वामी का मंदिर बोलते हैं। आपको पता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, या मैं बोलूं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, या मैं बोलूं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जी जैन जो है उनको समर्पित है। तो महावीर स्वामी का एक मंदिर बनवाया जो कि पश्चिमी भारत का, किसका? पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर कौन सा है भाई? पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर कौन सा है? ओसिया के अंदर बना हुआ है। और उस मंदिर का नाम क्या है? महावीर स्वामी मंदिर है। कौन सा है? महावीर स्वामी मंदिर है। ठीक है। अब आपके सामने मैं कल के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है? और दूसरी बात, राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मेला कहां भरता है? जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला कहां भरता है? और राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन, या मैं बोलूं उत्तर भारत का भी पूरे सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो कौन सा है? महावीर स्वामी मंदिर, जो कि ओसिया जोधपुर के अंदर पड़ता है। ये जो मंदिर का निर्माण करवाया वत्सराज ने करवाया था। किसने करवाया था? वत्सराज ने करवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओसिया में जो मंदिर है वो महामार्ग शैली में बने हुए हैं, लेकिन ओसिया में स्थित हरिहर मंदिर पंचायतन शैली के अंदर। आपको मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहार शैली, ये जो गुर्जर प्रतिहार शैली होती है, गुर्जर प्रतिहार शैली का एक अन्य नाम है जिसका नाम है महामारू शैली। क्या नाम है? महामारू शैली है। इसका अन्य नाम क्या है? महामारू शैली। इस अपने गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली का जो कालक्रम है वो 8वीं व 10वीं शताब्दी मैंने बताया था। 8वीं व 10वीं शताब्दी मैंने बताया था, भली भांति आपको बताया था मैंने। ठीक है, जो स्वर्ण काल भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, स्थापत्य कला सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की। आपको मैंने बताया इस समय जो मंदिर बने हुए थे गुजराती अपने गुर्जर प्रतिहार शैली में, या मैं महामारू शैली बोल सकता हूँ, इसमें बने हुए थे। लेकिन सभी मंदिर बने हुए थे इसमें इसके। लेकिन आपको बता दूं कि हरिहर मंदिर पड़ता है कहाँ? ओसिया अपने ओसिया जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? ओसिया जोधपुर के अंदर। जो ये हरिहर मंदिर है वो पंचायतन शैली के अंदर। पंचायतन शैली के अंदर क्या होता है? एक मुख्य मंदिर बीच में होता है और 4 अन्य मंदिर होते हैं जिनमें अपने शिव को, सूर्य को, इनको समर्पित मंदिर होते हैं। तो वो पंचायतन शैली के अंदर मंदिर आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर। ओसिया में सचिया माता या ओसिया माता का मंदिर है। ओसिया के अंदर सचिया माता या फिर ओसिया के अंदर सचिया माता का मंदिर है। और ये ओसिया के अंदर जो सचिया माता है या ओसिया माता है,
ये क्या है, ओसवाल जैनों की कुल देवी है, इंपॉर्टेंट है। ओसवाल जैनों की कुल देवी ओसिया माता या फिर सचिया माता है, ठीक है। और ओसिया के अंदर जो मंदिर बनवाए थे वो प्राचीनतम जैन मंदिर है यहाँ पर, वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं, महावीर स्वामी का मंदिर वत्सराज द्वारा, ठीक है जी। और गुर्जर प्रतिहार शैली में बनवाए गए लगभग मंदिर। लेकिन ओसिया के अंदर एक मंदिर है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर किस शैली के अंदर है, पंचायतन शैली के अंदर है। दूसरी बात हमने बात की थी कि हरिवंश पुराण किसने लिखा था, हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी ने लिखा था। उसके बाद बात की थी कि कोल्यामाला ग्रंथ किसने लिखा था, उद्योतन सूरी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं आगे, जयानक कवि है। आपको पता है कि जब अपने चौहान करते हैं तो जयानक पढ़ते हैं, क्या करते हैं, जयानक पढ़ते हैं। तो जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि चौहान शासक दुर्लभ राज प्रतिहार वत्सराज का सामंत था। वत्सराज का एक चौहान राजा था, अपने पढ़ेंगे, दुर्लभ राज, क्या नाम है, दुर्लभ राज। दुर्लभ राज किसका सामंत था, किसका सामंत था, वत्सराज का सामंत था। दुर्लभ राज किसका सामंत था, वत्सराज का सामंत था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने वत्सराज पूरा हो चुका है, यहाँ पर क्या हो चुका है, पूरा वत्सराज पूरा हो चुका है। अब तक कौन से पढ़ लिए हमने, हमने बीनमाल के अंदर नागभट्ट प्रथम पढ़ा, नागभट्ट प्रथम के बाद में हमने ककुस्थ पढ़ा, ककुस्थ के बाद में हमने क्या पढ़ा, वत्सराज पढ़ा था। ककुस्थ के बाद में हमने क्या पढ़ा, वत्सराज पढ़ा था। देवराज का पुत्र था वत्सराज, भूमिका देवी इनकी माता का नाम था, और इन्होंने रणहस्तिन की उपाधि धारण कर रखी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष के इनके समय शुरू हुए थे, क्या हुए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष। और बहुत बातें की है, अपने बात करते हैं आगे और फिर अपने रिवीजन करेंगे बाकी। अब देखिए कि नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से 833, तो नागभट्ट द्वितीय है ना, वो 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक क्या करते हैं, अपना राज करते हैं। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज व उनकी पत्नी सुंदर देवी का पुत्र था। अच्छा, अपने वत्सराज किनके पुत्र थे, देवराज। वत्सराज किसके पुत्र थे, वत्सराज किसके पुत्र थे, देवराज। कौन थे, देवराज, और उनकी पत्नी थी क्या, भूमिका देवी। अच्छा, नागभट्ट द्वितीय किसके हैं, वत्सराज के पुत्र हैं। नागभट्ट द्वितीय किसके पुत्र हैं, वत्सराज के। और इनकी एक पुत्री थी जिनने अपने, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुंदर देवी, और इनकी कोख से जन्म लेता है कौन, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ चुके थे, अब बात करेंगे नागभट्ट द्वितीय के बारे में। देखिए, आपको मैंने बताया कि उज्जैन को जीतकर राजधानी किसने बनाया था, नागभट्ट द्वितीय ने। किसने, सॉरी, नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था, नागभट्ट प्रथम ने। और कनौज को जीता किसने था, सबसे पहले वत्सराज ने। कनौज को जीता तो वत्सराज ने, लेकिन कनौज को राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। तो आपने पढ़ेंगे, देखिए, नागभट्ट द्वितीय ने कनौज के शासक चक्रायुध को परास्त किया, वह कनौज को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है, कनौज को जीतना और कनौज को राजधानी बनाना, इसमें रात दिन का फर्क है। कनौज को जीता तो किसने, इनके पिता वत्सराज ने, लेकिन कनौज को राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट द्वितीय ने। गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर दी, यहां पर इसने क्या कर दी, प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर दी थी, ठीक है जी। कनौज पर अधिकार करने के पश्चात मुंगेर नामक स्थान पर नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को परास्त किया। इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब इस धर्मपाल को हराया तो याद रखना, हम पीछे एक मंडोर का एक राजा पढ़ के आए थे, कक ने इसमें क्या की थी, बड़ी ही सहायता की थी। मुंगेर या मुंडेर के युद्ध में धर्मपाल को हराने में ये इसका सामंत था, नागभट्ट द्वितीय का सामंत था कक ने क्या की थी, बड़ी भूमिका निभाई थी। अरब आक्रमणकारियों को पूर्णतः रोकने वाला प्रतिहार राजा कौन था, पूर्णतः। देखिए, अरब आक्रमणकारियों को रोकने का जो कार्य किया था सर्वप्रथम नागभट्ट द्वितीय प्रथम ने किया था, इसी कारण उसे म्लेच्छ नाशक बोला था। लेकिन पूर्णतः रोक लगाने वाला व्यक्ति कौन था, नागभट्ट द्वितीय था। कौन था, नागभट्ट द्वितीय था। चलते हैं आगे जी। नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता और कन्यादान के कारण इसे कर्ण की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट है, देखिए, प्रतिहार शासकों में से वह राजा बताइए जिसे कर्ण की उपाधि दी गई थी, ये था। प्रतिहार शासकों में वह राजा बताइए जिसे वीणावादक कहा जाता है, कौन था, जोट प्रतिहार। कौन था, जोट प्रतिहार। ये तो याद रखना है, 4th ग्रेड में और आएगा क्या,
छोटी छोटी चीजें तो याद रखनी है। सीधा वन लीनियर क्वेश्चन आएगा, कोई आपके स्टेटमेंट भी आएगा तो इतना सरल आएगा, स्टेटमेंट वाले सरल देंगे भी क्वेश्चन। वन लीनियर प्रश्न हमेशा हार्ड होते हैं। स्टेटमेंट के अंदर कोई टांग या पूंछ पकड़ी तो जाती है कहीं से, वन लीनियर के अंदर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो ठीक है, वन लीनियर आएंगे लेकिन सरल माध्यम के मैं उम्मीद करता हूं कि आएंगे, क्योंकि कारण ये है कि फोर्थ ग्रेड के अंदर दसवीं पास से लेकर जिसने बीटेक या फिर एमटेक या मैं बोलूं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां करके बैठा है, उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। कारण क्योंकि बेरोजगारी। दूसरी बात, अब इसके अंदर फेल होने के चांस क्यों है? ओवर कॉन्फिडेंस। जो ग्रेजुएशन करके बैठा है, बीएड करके बैठा है, बीटेक करके बैठा है, उसके पास एक वो घमंड समझ लो, कॉन्फिडेंस समझ लो, या ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, वो होगा कि मैं इसको तो क्रैक कर ही दूंगा, और उस मैं के अंदर वो क्या है, ये वाली चीज खा जाएगा। क्या खा जाएगा? ये वाली चीज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समय आपको कम दिया जाएगा। आपको पता है कि जब आप जेल प्रहरी का एग्जाम देने गए थे, वहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी और प्रश्नों की संख्या थी 100, और जो आपके घंटे दिए गए थे आपको, वो दिए गए थे 2 घंटे। कितने दिए गए थे? 2 घंटे। 2 घंटे 1/4 नेगेटिव मार्किंग और 100 प्रश्न। देख लीजिए पोर्शन देखो। और इधर क्या कर रखा है इन्होंने, 120 तो प्रश्न है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 2 घंटे है। देखो कर दिया काम, कर दिया काम, बस सर कर दिया काम। देखिए 100, यहां पे 20 प्रश्न बढ़ा दिए इन्होंने, कंपेयर करो, 20 तो प्रश्न बढ़ा दिए इन्होंने। उधर 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, इधर कर दी 1/3। समय वही रखा है। अब क्या है, आपके पास समय कम होगा, उस चक्कर के अंदर बच्चे जाएंगे नेगेटिव के अंदर। मैं लिख के देता हूं, प्रश्न पत्र आएगा सरल, लेकिन समय पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 120 प्रश्न 2 घंटे में करने हैं। बिल्कुल रेडी होके जाना और अपनी नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कंट्रोल रखना। अगर जो कंट्रोल कर गया, जितने आते हैं उतने कर दो, कोई थोड़ा बहुत संदेह है वो मत उनको कर लो, नहीं तो जो नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो। बस मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नेगेटिव से बच गए तो आप। ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती है, कोई बड़ी ऊंची कोई मेरिट जाने वाली मैं मान नहीं रहा, लेकिन वो तो समय बताएगा कि पेपर कैसा आए। पर मैं मान के चल रहा हूं कि अगर किसी का सिलेक्शन रुकेगा ना, तो इनमें से रुकेगा। दिक्कत यही आएगी। ये देख लो, आज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दिक्कत यही आएगी, 1/3 कर दिया, उधर 1/4 था। वो प्रश्न थे, इधर 120 कर दिया, समय उतना ही रखा उन्होंने। ठीक है, सब साइकोलॉजिकल खेल है भैया। ठीक है, जो इसको समझ गया वो समझ गया, नहीं तो भैया फिर वही कोचिंग, वही किताबें। ठीक है, घूमते रहो। क्या करना है? घूमते रहो फिर तो। ठीक है जी, अब देखिए, अब अपने बात करते हैं कि कनौज पर अधिकार किया, और उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं नागबड़ द्वितीय की दानशीलता के कारण इसे क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। यानी कि जिस प्रकार दान के लिए क्या क्या है, कर्ण जाना जाता था, है ना। आजकल तो वो हरियाणा में गाना भी चल रहा है, वो कौन सा है, मासूम शर्मा का, कर्ण वर्गे दानी रे, है ना। मुझे पूरा तो आता नहीं, फिर चलाएंगे, आप नौकरी लग गया ना, फिर अपने चला के उस पर डांस करेंगे। ठीक है, कर्ण की उपाधि दी गई थी इसे। उपाधि दी गई थी कौन सी? कर्ण की। अच्छा, और कौन सी उपाधि? परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इंपॉर्टेंट है भाई। एकमात्र राजा है जिसके अंदर ऐसी उपाधि दिखाई देगी आपको। और एक और है, जैसे इनकी उपाधियों को आप पढ़ोगे, जैसे ही इनकी उपाधियों को आप पढ़ोगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा आपको। क्या होगा? ऐसा महसूस होगा कि जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं?
गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ऐसी जो उपाधियां हैं वो गुप्तों की थी। इसी कारण जो प्रतिहार है इनकी तुलना किससे की जाती है? गुप्तों से की जाती है। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां, है ना। तो याद रखना ये जो उपाधि है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसने ही धारण कर रखी थी, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसी उपाधियां गुप्तों के अंदर भी दी जाती थी, गुप्तों के समय से ऐसी उपाधियां चालू हुई थी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। और आगे जो रहेगा अपना पोर्शन वो रहेगा कि नागभट्ट द्वितीय, कौन सा? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने किरात प्रदेश, अब ये किरात मैंने क्यों लिखा? किरात प्रदेश हिमालय का दक्षिणी भाग कहलाता है। किरात प्रदेश हिमालय का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? किरात प्रदेश। और अनर्थ प्रदेश यानी कि काठियावाड़ और तुरशक, वत्स, मत्स्य आदि विजित किए थी। यानी कि अपना साम्राज्य विस्तार करने में ये भी क्या था? आगुती व्यक्ति था। और नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। ठीक है, जल समाधि किसने ली थी? याद कीजिए, जोट प्रतिहार, वीणा वादक। गंगा में जाकर जल समाधि किसने ली थी? गंगा में जाकर नागभट्ट द्वितीय ने। किसने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने ली थी। याद रखना ये चीजें, है ना। अब बात करते हैं, नागभट्ट द्वितीय ने अपने पिता वत्सराज की पराजय का बदला लेने के लिए राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से युद्ध किया, परंतु इसे भी पराजय का सामना करना पड़ा। नोट कर रहे हो आप, पालों को हमेशा हराते हैं ये, कन्नौज पर हमेशा अधिकार करते हैं। इसने हालांकि कन्नौज को अपनी राजधानी भी बना लिया, ना तो इसका पिता हरा पाया, किसको? राष्ट्रकूटों को। ना ही इनका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, वो हरा पाया, ना ही नागभट्ट द्वितीय हरा पाया राष्ट्रकूटों को अब तक। ठीक है, और ये लिख रखा है कि नागभट्ट द्वितीय ने अपने पिता वत्सराज की हत्या का बदला लेने के लिए, मौत की बदला लेने के लिए, उनकी पराजय का बदला लेने के लिए राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था गोविंद तृतीय। क्या नाम था? गोविंद तृतीय। तो उसे नहीं हरा पाया और उसे भी पराजय का सामना देखना पड़ा। ठीक है, तो अपने जब डिटेल वाली क्लास होगी तो वहां पर और ज्यादा ये चीजें आपको डायग्राम वगैरह से समझाई जाएगी। देखिए, राष्ट्रकूटों से हार के पश्चात साहस नहीं खोया इसने। ऐसे नहीं कि ये जैसे कई होते हैं बच्चे की एक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर पे क्या है, माथा पकड़ के बैठ गए। नहीं, ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना है। देखो, जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, जरूरी थोड़ी है, कई बार नहीं होता कि कई बार नहीं लगती सरकारी नौकरी, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। सबसे पहले जीवन सुखदायी, सुख में काया होनी चाहिए आपके पास, है ना। चेहरे के ऊपर हंसी होनी चाहिए। उसके बाद जीवन क्या है? रंगीन है भैया। कुछ भी करो पॉजिटिव होता जाएगा, कुछ भी करो पॉजिटिव होता जाएगा। राष्ट्रकूटों से हार के बाद साहस नहीं खोया। कुछ समय पश्चात कन्नौज शासक चक्रायुद्ध, इंपॉर्टेंट है, कुछ समय बीता और कन्नौज का शासक था चक्रायुद्ध, धर्मपाल द्वारा नामजद शासक था। यानी कि चक्रायुद्ध नामक शासक था ना, इसको जो नियुक्त करने वाला, नामजद करने वाला था, वो था पाल वंश का शासक धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या कहा कि भाई साहब तू बैठ जा, सुरक्षा करना मेरा काम, तू बैठ जा बस वहां पे जाके, बस प्रतिहार नहीं आना चाहिए। प्रतिहारों का एक भी बंदा दिखे उड़ा देना है। को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपने ही राज्य की राजधानी बनाया। तो याद रखना, धर्मपाल नामजद शासक को पराजित किया और कन्नौज पर क्या कर लिया था इसने। अब देखिए, नामजद शासक था, धीरे धीरे पाल वंश का राजा धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार करता है और कन्नौज को अपने राज्य के अंदर मिला लेता है। क्या कर लेता है? कन्नौज को अपने राज्य के अंदर मिला लेता है। फिर अपने बात करते हैं रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद में कौन आया? रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद में कौन सा आया? रामभद्र। इस रामभद्र को रामदेव के नाम से भी जाना जाता है। रामभद्र को क्या जाना जाता है? रामदेव के नाम से भी। देखिए, नागभट्ट द्वितीय के बाद उनकी रानी थी जिनका नाम था इष्टा देवी। क्या नाम था? इष्टा देवी। नागभट्ट द्वितीय की एक पत्नी थी जिनका नाम था इष्टा देवी। इष्टा देवी के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था रामभद्र।
क्या नाम था? रामभद्र। रामभद्र की एक रानी थी जिनका नाम था अप्पा देवी। रामभद्र की रानी कौन सी थी? अप्पा देवी। और अप्पा देवी की कोख से जन्म लिया मिहिर भोज ने। किसने लिया? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने पढ़ेंगे इसकी जो अभिलेख वगैरह पढ़ेंगे तो याद रखना कि मिहिर भोज जो है ना, मिहिर भोज ने क्या किया कि जब गद्दी पर बैठा तो अपने पिता की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? पिता की हत्या कर दी थी। और इनके पिता का नाम था रामदेव। क्या नाम था? रामदेव। क्या नाम था? रामदेव। एक अन्य नाम क्या था? रामभद्र। क्या नाम था? रामभद्र। इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। क्या नाम था? अप्पा देवी। क्या नाम था? अप्पा देवी। मिहिर भोज का पुत्र था। मिहिर भोज किसका पुत्र था? इन दोनों का पुत्र। याद रखना, मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्य का प्रतीक। और मैंने बताया मिहिर भोज की प्रतिहारों में पितृहंता शासक कहा जाता है। मिहिर भोज को क्या बोला जाता है? प्रतिहारों में क्या बोला जाता है? पितृहंता। क्योंकि इसने क्या की थी? अपने पिता रामभद्र या रामदेव की क्या की थी? हत्या की थी। ठीक है जी। देखिए मिहिर भोज जो है वो सबसे प्रतिहारों में सबसे ज्यादा पराक्रमी राजाओं में से एक था। इंपोर्टेंस गिने कि सभी राजाओं का जो लेवल देखा जाए तो इनमें सबसे बड़ा कद किसका था? मिहिर भोज का था। वैसे हाइट के अंदर कद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसे फिता लेके बैठ जाएंगे कि फोटो लेके आएंगे कि मिहिर भोज की एक तरफ फोटो ले आए एक तरफ वत्सराज। लो गुरुजी ये तो 2 इंच ज्यादा बड़ा है। कौन? वत्सराज। आप झूठ बोल रहे हो। अरे वैसे नहीं, कि कामों के अंदर, साम्राज्य विस्तार के अंदर, है ना, दुश्मनों को भगाने के अंदर, ठीक है, तो इसका चरमोत्कर्ष काल था। प्रतिहारों का स्वर्ण काल था। किसका? मिहिर भोज का। अपने एक कहावत बनी हुई है कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये वही भोज है। इसने पश्चिमी भारत से लेकर श्रीलंका तक विजिट कर लिया था। हिमालय की गोद से लेकर कन्याकुमारी तक इसने विजिट कर लिया था। पूरे भारतवर्ष में इसका राज था। आज का पाकिस्तान इसके अंडर में था पूरा। किसके? मिहिर भोज के काल में। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश में सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। और मिहिर भोज वंश का कट्टर इस्लाम विरोधी था। यानी कि यह हिंदूवादी नेता था, हिंदूवादी राजा था, यानी कि कट्टर इस्लाम विरोधी नेता था। कहते हैं कि मिहिर भोज अपने राज्य के अंदर कोई भी मुस्लिम दिखाई पड़ता, कुछ 3-5 करता तो उसे हिंदू कन्वर्ट कर देता था। ये हमने सुना है कि अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब जैसे राजा थे, मुगल शासक थे, उन्होंने कन्वर्ट किया था यहाँ हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के अंदर। उसी प्रकार मुस्लिमों को हिंदू बनाने का जो कार्य करने वाला व्यक्ति था वो कौन सा था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश का क्या था? कट्टर इस्लाम विरोधी था। क्या था? कट्टर इस्लाम विरोधी था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिहिर भोज ने बलपूर्वक बहुत से मुसलमानों को हिंदू बनाया था। आगे बात क्या किया था इसने? बलपूर्वक बहुत से मुसलमानों को क्या बनाया इसने? हिंदू बनाया था। एक प्रशस्ति है जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय की है। और ये ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। और यह प्रशस्ति मिहिर भोज के समय की है। और इसमें क्या लिखा गया है कि मिहिर भोज को इस प्रशस्ति के अंदर क्या बताया गया है? मिहिर भोज की रचनाएं देखिए। आदि वराह की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? बताइए। सॉरी, वराह की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? बताइए। तो याद रखना मिहिर भोज ने एक उपाधि धारण कर रखी थी जिसका नाम था क्या? प्रभास पाटन। ठीक है। आदि वराह, सार्वभौम, मालवा चक्रवर्ती। क्योंकि ये भी आदि वराह लिखा आ गया, ये भी वत्सराज की तरह क्या था? वैष्णव प्रेमी था।
कैसा था? वैष्णव प्रेमी था, इसी कारण इसे आदिवराह कहा गया। मिहिर भोज को प्रभास पाटन कहा जाता है। मिहिर भोज को क्या बोला जाता है? प्रभास पाटन बोला जाता है, आदिवराह बोला जाता है, सार्वभौम बोला जाता है, मालवा चक्रवर्ती बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? मालवा चक्रवर्ती बोला जाता है। चांदी तांबे के सिक्कों पर, चांदी और तांबे के सिक्कों पर मिहिर भोज को श्रीमद आदिवराह लिखा गया है। क्या बोल लिखा गया है? श्रीमद आदिवराह लिखा गया है। सिक्के के एक तरफ श्रीमद आदिवराह, दूसरी तरफ वराह लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वराह। तो सीधी बात है कि आदिवराह, प्रभास पाटन, मालवा चक्रवर्ती जैसी उपाधियां किसने धारण कर रखी थी? ये लाइन आप याद रख लेना सिर्फ 4th ग्रेड के लिए, और बाकी याद रहे न रहे। आदिवराह, प्रभास पाटन, सार्वभौम, मालवा चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? किसने? मिहिर भोज ने। अच्छा, अपने एक उपाधि पढ़कर आए थे, महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधि किसने धारण कर रखी थी? नागभट्ट द्वितीय ने। नागलोक दरबार किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम का। किसका? राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, क्षत्रिय ब्राह्मण नारायण की मूर्ति का प्रतीक है ना, और इंद्र के दंभ का नाशक, ये सारी की सारी किसकी थी? नागभट्ट प्रथम की थी। अब आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर जो अपने बात कर ले थी, मिहिर भोज ने द्रुम नामक सिक्का चलाया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिहिर भोज ने अपने समकालीन शासक देवपाल से भी युद्ध किया था। ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है, इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख। अच्छा, मिहिर भोज का एक और अभिलेख कौन सा था? मिहिर भोज का कौन सा था? मिहिर भोज का कौन सा अभिलेख था भाई? मिहिर भोज का कौन सा अभिलेख था? ग्वालियर, हाँ, ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति था। ठीक है। मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति, मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी। ठीक है जी। 851 में अरब यात्री आया सुलेमान। इंपॉर्टेंट है भाई, एक सेकंड। अच्छा, देखिए, मिहिर भोज के समय एक व्यक्ति था, एक अरब यात्री था, राइटर था। उसने एक किताब लिखी है, और उस समय मिहिर भोज के काल में वो भारत आया था। कहते हैं कि जब वो भारत में आया तो 851 ईस्वी थी कि अरब यात्री जिसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था? और ये जो सुलेमान है मिहिर भोज के काल में भारत आया, और जिसका विवरण सुलेमान की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? किताब उल सिंध वल हिंद। क्या नाम है? किताब उल सिंध वल हिंद। इंपॉर्टेंट किताब है भाई। किताब उल सिंध वल हिंद किसकी है? सुलेमान की रचना है। सुलेमान की रचना कौन सी है? किताब उल सिंध वल हिंद। दो इंपॉर्टेंट है, एक तो याद रखना आप, एक तो याद रखना किताब उल सिंध वल हिंद। ये किसकी रचना है भाई? ये रचना है किसकी? सुलेमान की। एक रचना है जिसका नाम क्या है? महजुल जुहाब। ये रचना किसकी है? अल मसूदी की। इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं। और ये रचना है सुलेमान की। सुलेमान किसके दरबार में आया था? मिहिर भोज के। लेकिन अल मसूदी महिपाल प्रथम के दरबार में आया था, अपने आगे पढ़ेंगे उसको। लेकिन ये दोनों राइटर एक ही व्यक्ति की बात करते हैं। और किसकी बात करते हैं?
गाने किसके गा रहे हैं, भजन किसके गा रहे हैं, ये मिहिर भोज के। किसके गा रहे हैं, मिहिर भोज के गा रहे हैं। ठीक है जी। अब अरब यात्री सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज के पास विशाल अश्व सेना थी। कैसी थी? अरब यात्री सुलेमान अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक, किताबुल सिंध वल हिंद, इसमें लिखता है कि सुलेमान प्रतिहारों व पाल शासकों की राजनीतिक और सामाजिक जो दशा थी उसका वर्णन करता है। वो वर्णन करता हुआ मिहिर भोज के बारे में सुलेमान क्या कहता है अपने किताब सिंध वल हिंद के अंदर, कि वो कहता है कि सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज जो है ना, उसके पास एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना थी। और वो कैसी थी? घोड़ों वाली सेना थी, बहुत बड़ी अश्व सेना थी मिहिर भोज के पास। क्या थी? बहुत बड़ी। वह इस्लाम का शत्रु था, मुस्लिमों का क्या था? वो शत्रु था, मुस्लिमों का शत्रु था, कन्वर्ट कर देता था वो हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है। उसका साम्राज्य बड़ा समृद्ध था, पैसा बहुत था, समृद्ध था, सुख शांति वाला था। ठीक है। साम्राज्य बड़ा समृद्ध था, जिसमें सोने चांदी की बहुत सारी खानें थी। ये बात कौन करता है? सुलेमान करता है अपनी किताबों के अंदर। बहुत सी सोने चांदी की खानें थी। राज्य में डकैती जैसे कोई भी कार्य नहीं होते थे, चोरी थी नहीं, सब सुखमय जीवन था, बढ़िया चल रहा था सिस्टम। और मिहिर भोज ने अरबों का स्वाभाविक शत्रु कहा है। मिहिर भोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु कहा है। उसने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया था, यानी कि बिल्कुल ऐसे दीवार की तरह नो एंट्री है ना, पश्चिम दी गली विच नो एंट्री, यानी कि इधर से नहीं आना। इधर कौन बैठा है? मिहिर भोज बैठा है। ठीक है जी। मिहिर भोज इस्लाम की दीवार कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, यानी कि इस्लाम के लिए दीवार का जो कार्य किया था, वॉल ऑफ इस्लाम इज इक्वल टू मिहिर भोज। मिहिर भोज अरबों का अमित्र था, एमिट्रोकैट्स। ठीक है। अरबों का अमित्र कौन था? मिहिर भोज था। अरबों का अमित्र, जो मित्र न हो। ठीक है जी। हिंदुस्तान काफिरों का देश है, ऐसा किसने कहा था? हिंदुस्तान काफिरों का देश, सुलेमान। काफिर किसे बोला जाता है? कि इस्लाम धर्म में जो काफिर बोला गया, इसने क्या कहा? काफिर शब्द इसके धर्म के अलग जो भी धर्म का है उसको काफिर बोला। इसी कारण सुलेमान ने क्या कहा कि कोई मुस्लिम है नहीं, अरबी कोई यहाँ है नहीं, कोई मुसलमान है नहीं। इसी कारण हिंदुस्तान पूरा का पूरा क्या है? काफिरों का देश है। कैसा है? काफिरों का देश है। इंपॉर्टेंट है। ये भाषा किसने दी? सुलेमान ने। किसने दी थी? सुलेमान ने। महिपाल प्रथम के काल में आने वाले अरब यात्री अल मसूदी। इंपॉर्टेंट है। सुलेमान तो मैंने पढ़ा दिया कि सुलेमान किसके काल में आया था? सुलेमान मिहिर भोज के काल में आया था, और मिहिर भोज के बारे में ही बातें करता है। किसके बारे में बातें करता है? और कौन सी किताब है सुलेमान की? किताब उल सिंध वल हिंद। अब बात कर लेते हैं कि महिपाल प्रथम, इसी अपने जालोर वाले जो शासक पढ़ रहे हैं, प्रतिहारों, भीनवाल जालोर वालों के, इन्हीं के अंदर एक राजा पढ़ेंगे महिपाल प्रथम। क्या नाम पढ़ेंगे? महिपाल प्रथम पढ़ेंगे। और महिपाल प्रथम के दरबार में एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी भोज के काल का वर्णन करता है। काल में तो किसके आया भाई? काल में किसके आया है? काल में तो आया महिपाल प्रथम के, लेकिन बातें सिर्फ किसकी करेगा? मिहिर भोज की। किसकी बातें करेगा? खावा किंगोई, गुणा किंगोई। ठीक है। तो याद रखना, महिपाल प्रथम के काल में आने वाले अरब यात्री अल मसूदी ने भोज के काल का वर्णन किया है। यानी कि भोज प्रथम भी बोलते हैं, मिहिर भोज को भोज प्रथम भी बोलते हैं। तभी मैंने कहा कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, है ना। तो ये वही भोज है, भोज के काल का वर्णन करता है। और इनकी एक किताब है मौजुल जुहाब, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बीच में आपको लिखवा चुका हूँ। ये दोनों किताबें याद रखना भाई। ठीक है जी। अल मसूदी किसके दरबार में आया था? महिपाल प्रथम के दरबार में। ये क्या लिखता है अल मसूदी? क्या लिखता है अपनी किताब मौजूद जवाब के अंदर? कि अपनी शक्ति का केंद्र मुसलमान अपने मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा लिया। अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने
एक सूर्य मंदिर तोड़ने से बचा लिया। जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता तो वह उसे तोड़ने की धमकी देते हुए अपनी रक्षा कर लेते। देखिए इतने इतने बेबस व्यक्ति हो चुके थे वो अरब जो थे, आज जिसे हम आईएसआई जैसे आतंकवादियों की श्रेणी के अंदर रखते हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो चुकी थी कि उन्होंने क्या है कि एक मुल्तान नामक जो स्थान पड़ता है, मुल्तान में क्या है कि हिंदू जो मंदिर था उसको बचाए रखा था, तोड़ा नहीं था उसको। मूर्ति भज्जक नीति अपनाते थे वो लोग, ठीक है, तो वो उस मंदिर को नहीं तोड़ा। जब भी ऐसा लगता कि मिहिर भोज हमारे ऊपर अटैक करने वाला है तो वो एक ही बात कहते थे कि अगर तूने अटैक किया हम तो मारे जाएंगे लेकिन ये मंदिर तोड़ देंगे। तो इस कारण मिहिर भोज हमेशा रुक जाता था। तो अपनी रक्षा के लिए कार्य किया था किसने? मुल्तान वालों ने, ठीक है, अरबों ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात अलमसूदी लिखता है, मैं नहीं बोल रहा, अलमसूदी बोल रहा है, ठीक है। मिहिर भोज ने पाल के शासक, पाल वंश का एक शासक था मिहिर भोज ने, पाल वंश के एक शासक देवपाल के पुत्र विग्रहपाल, या जिसका नारायण पाल भी नाम मिलता है, और राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय को, कलिंजर के शासक जयसिंह शक्ति वह भोज ने नर्मदा के किनारे हराकर अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इंपॉर्टेंट है लाइन भैया, अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन सा था? मिहिर भोज था, क्योंकि इसने पालों को भी हरा दिया। आज तक राष्ट्रकूटों को नहीं हरा पाए थे, इसने राष्ट्रकूटों को भी हरा दिया, कन्नौज को भी जीत लिया इसने, क्योंकि कन्नौज को, इन दोनों को हरा दिया। मेन जो शक्तियां थी प्रतिहारों के सामने खड़ी हुई उस समय, राष्ट्रकूट और पाली तो थे, पालों को तो हमेशा हराते आ रहे थे। और अब की बार जो पालों का जो शासक था, पालों का जो शासक था, पालों के शासक को भी हराया इसने, देवपाल के पुत्र विग्रहपाल को, और अपने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को भी हरा दिया। और छोटी मोटी शक्तियां जो थी नर्मदा नदी के तट पर, कलिंजर के शासक जयसिंह शक्ति को भी इसने हरा दिया, और अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कृष्ण तृतीय ने मालवा को जीता। किसको जीता? मालवा को जीता। और मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण कर ली किसने? कृष्ण तृतीय ने। और इसकी जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? और ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। और ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का ही तो है। और अरबी यात्री सुलेमान के यात्रा वृतांत से भी ये जानकारी मिलती है। अरबी यात्री सुलेमान भी लिखता है ये, इसने पूरे के पूरे कन्नौज को जीत लिया था, इसका मतलब पूरे भारतवर्ष पर इसका अधिकार हो गया था। ठीक है, पढ़ता हूं आगे। मिहिर भोज भी वैष्णव धर्म का था। मिहिर भोज ने विष्णु के सैगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा की थी, यानी मूर्ति रूप में भी की थी और अमूर्त रूप में भी की थी। दोनों रूपों में इसने क्या की थी? पूजा की थी। ठीक है, और विष्णु को इसने एक नाम दिया कि विष्णु को ऋषिकेश कहा था। इसने क्या बोला? ऋषिकेश बोला था। चलो जी, अब मिहिर भोज के बाद में अब देख लीजिए, थोड़ी सी एक फैक्चुअल चीजें हैं कि कन्नौज वाली बात कर लेते हैं। देखिए, उज्जैन की बात कर लें। उज्जैन को जीता, उज्जैन को राजधानी बनाया। ये दोनों कार्य करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कन्नौज की, इसकी बात कर लेते हैं, नागभट्ट प्रथम की, अपने कन्नौज की बात कर लेते हैं कि कन्नौज को सर्वप्रथम जीतने वाला व्यक्ति कौन सा था? कन्नौज को जीतने वाला व्यक्ति कौन सा था? कन्नौज को जीतने वाला व्यक्ति कौन सा था? कन्नौज को जीतने वाला व्यक्ति था वत्सराज। ठीक है, लेकिन कन्नौज को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन सा था? नागभट्ट द्वितीय। लेकिन कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किसने किया? मिहिर भोज ने।
और कई बार इसका भोज प्रथम या भोज भी लिखा आता है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, एक ही बात है। आगे बात समझ में, बढ़ता हूं आगे, ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आगे। और मिहिर भोज के बाद में जो शासक बना उसका नाम था महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम की बात कर ले तो महेंद्रपाल प्रथम जो है वो 885 से 910 को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल बना शासक, ठीक है। और मिहिर भोज व उसकी पत्नी चंद्रभट्टारिका देवी से उत्पन्न पुत्र था कौन? उत्पन्न पुत्र था कौन? महेंद्रपाल, ठीक है। तो महेंद्रपाल की खासियत क्या है देखिए, महेंद्रपाल का एक गुरु था जिसका नाम था राजशेखर, इंपॉर्टेंट है। ये राजशेखर महेंद्रपाल के भी दरबार में था और महिपाल प्रथम के भी दरबार में था। इसके दरबार में था, महिपाल प्रथम के दरबार में। राजशेखर ने महेंद्रपाल की परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधियों का उल्लेख किया है। तो याद रखना, परम भट्टारक कौन सी? परम भट्टारक। राजशेखर ने महेंद्रपाल को परम भट्टारक कहा, महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियों से विभूषित किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसे निर्भय नरेश कहा गया है, जिसको कोई भय न हो। इसे निर्भय नरेंद्र कहा गया है, ऐसा नरेंद्र जो कि क्या हो? निर्भय हो। तो महेंद्रपाल की उपाधियां रघुकुल चूड़ामणि, महेंद्रपाल की उपाधियां रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि किसकी उपाधि है? महेंद्रपाल की। और निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र। महिपाल तथा महिषपाल भी बोला गया है, इसे क्या बोला गया? महिषपाल। व महेंद्रा युद्ध भी बोला गया है। महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश भी बोला गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये थोड़ी सी याद रखना, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय राज, महेंद्रा युद्ध, महिषपाल। कौन था? महेंद्रपाल था। कौन था? महेंद्रपाल था। राजशेखर ने विशाल पंजिका, अब देखिए इसके दरबार में था राजशेखर। राजशेखर महिपाल प्रथम के भी दरबार में था और राजशेखर महेंद्रपाल के भी दरबार में था। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर ने एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम था विशाल पंजिका, इंपॉर्टेंट है भाई। राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। राजशेखर के नाटक का नाम बताइए, विशाल भंजिका। क्या नाम था? विशाल भंजिका। ओ मैं अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा है, इंपॉर्टेंट है, रघुकुल तिलक भी कहा है, ठीक है। रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र, महिषपाल, ठीक है। ऐसी उपाधियां किसकी थी? किसकी थी? महेंद्रपाल की थी। महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक भी कहा गया है विशाल भंजिका के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को बाल भारत में रघु ग्रामीण रघुवंशियों में अग्रणी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी राजशेखर की रचनाओं की बात कर ले तो एक तो विशाल भंजिका नाटक है और एक बाल भारत, याद रखना, ठीक है जी। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर ही कर्पूर मंजरी की रचना की थी। तो इंपॉर्टेंट है, कर्पूर मंजरी भी किसकी रचना है? महेंद्रपाल। अब आपको थोड़ा सा अलग से लिख के दे देता हूं तो आपको भी क्या है, थोड़ी पीड़ा न हो कि सर जी क्या करके चले गए, सारा रोल की दौड़ हो गया। ऐसे कैसे रोल की दौड़ हो गया भाई? देखिए, कर्पूर मंजरी ये रचना है, एक नाटक है जिसका नाम है विशाल भंजिका, ठीक है। और एक नाटक और है और उसका नाम है बाल भारत, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो नाटक है वो किसके हैं? किसके हैं? राजशेखर के। इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों नाटक और रचना कर्पूर मंजरी।
इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। कर्पूर मंजरी, विशाल बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, ऐसी जो रचनाएं हैं, नाटक है, वो किसके हैं? राजशेखर के हैं। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु व राज्यसभा के दरबारी राजशेखर की रचनाओं में कनौज के वैभव और समृद्धि का भी पता चलता है। कनौज के बारे में भी उल्लेख करता है कौन? राजशेखर। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी, जो अपने पीछे चर्चा कर चुके हैं, प्रबंध कोश लिखा, बाल रामायण लिखा, बाल भारत लिखा, जो प्रचंड पांडव भी बोलते हैं, विशाल भंजिका नाटक लिखा इन्होंने, वह काव्य मीमांसा लिखी इन्होंने, हरविलास लिखा, भुवन कोश लिखा, इत्यादि ग्रंथ लिखे थे। याद रख लेना, आपको पीपीटी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म के अंदर। देखिए कि कर्पूर मंजरी, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, विशाल भंजिका और आपकी काव्य मीमांसा, हरविलास इत्यादि एक्सेट्रा ना। तो ये सारी आप याद कर लेना। और महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, तो आपके इंपॉर्टेंट है, चक्को। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? महेंद्रपाल प्रथम, हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल के बाद में एक शासक आया, इसका पुत्र महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के दरबार में भी राजशेखर था। ठीक है, महिपाल प्रथम को विनायक पाल या हैरमपाल भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ प्रश्न है। हैरमपाल या विनायक पाल के नाम से किसे जाना गया है? किसको? महिपाल प्रथम को। किसको जाना गया है? हैरमपाल, विनायक पाल। राजशेखर ने महेंद्रपाल, महिपाल का दरबारी था। राजशेखर, महेंद्रपाल और महिपाल का क्या था? दरबारी कवि था, ये बात कर चुके। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा अधिराज का रघुकुल मुक्तामणि कहा था। रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल चूड़ामणि किसको बोला गया था? रघुकुल चूड़ामणि महेंद्रपाल। लेकिन रघुकुल मुक्तामणि किसको कहा इसने? महिपाल प्रथम। किसको कहा? महिपाल प्रथम। रघुकुल मुकुटमणि किसको कहा? किसको कहा? महिपाल को। राजशेखर ने महिपाल को बाल भारत नाटक में रघुवंश मुक्तामणि कहा है। कोई ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीधा रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुल मुकुटमणि, मुक्तामणि एक ही बात है। तो याद रख लेना, किसको? महिपाल प्रथम को। किसने? राजशेखर ने। ठीक है, रघुकुल चूड़ामणि राजशेखर है। राजशेखर ने किसको कहा? महेंद्रपाल को। मुक्तामणि या मुकुटमणि महिपाल प्रथम को। महिपाल के समय 915 में अरब यात्री अलमसुदी आया, और अलमसुदी की रचना कौन सी थी भाई? मौजुल जुहाब। ठीक है जी। अलमसुदी ने गुजर प्रतिहारों को अलगुजर व राजा को बोरा कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये शुरू में बता चुका हूं। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। और महिपाल प्रथम के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और महिपाल प्रथम के शासन काल में प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो गया था। तो किसके समय पतन प्रारंभ हो गया? महिपाल प्रथम के समय हो गया था। कोई यहां तक तो शायद ही आपका एग्जामिनर पहुंचे। और इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनेगा वो मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा और बार बार उस पर फोकस डालूंगा। राज्यपाल, प्रतिहार शासक राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया था। ठीक है जी, 1018 में राज्यपाल गजनवी के आक्रमण से डरकर राज्यपाल कनौज छोड़कर भाग गया। भाई, गजनवी से डरकर राज्यपाल क्या हो गया? कनौज छोड़कर भाग गया था। राज्यपाल की इस कायरता के कारण चंदेल शासक, जिसका नाम था, चंदेल शासक था एक गंड का पुत्र था विद्याधर चंदेल, उसने राजाओं का संग बनाकर उसे मार डाला था। चंदेल शासकों ने क्या किया? मौत के घाट उतार दिया राज्यपाल को कि तू इस मुस्लिम आक्रमणकारी से डर के भाग गया, तेरे पूर्वज तो इतने बड़े योद्धा थे हैं, और तू आज भाग गया। और ऐसा एक चंदेलों ने क्या बना लिया? संग बनाया राजाओं का, और किसको मौत के घाट उतार दिया? राज्यपाल को। मोहम्मद गजनवी ने क्या कर लिया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था, इस कारण भागा था वो। ठीक है जी। फिर आया त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल के समय मोहम्मद गजनवी ने 1019 में आक्रमण किया और त्रिलोचन पाल को भी पराजित कर दिया। त्रिलोचन पाल ने बारी
बारी नामक स्थान पड़ता है, उत्तर प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है जी। अब बात करते हैं अंतिम रूप से। उसके बाद में अंतिम रूप से जो आया शासक, और उस शासक का नाम था यशपाल। आपसे इतना ही पूछेगा कि प्रतिहार राज्य का अंतिम शासक कौन सा था, तो याद रखना यशपाल था। आया हुआ प्रश्न है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको ये। 11वीं शताब्दी में कनौज पर अंतिम रूप से अधिकार हो गया गढ़वालों का। जयचंद गढ़वाल वाली शाखा पढ़ेंगे जब अपने चौहान पढ़ेंगे, तो गढ़वाल वंश ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। यहां पर क्या है, अपने गुर्जर प्रति इस प्रकार प्रतिहारों के साम्राज्य का 1093 में पतन हो गया, और प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त कर वर्धन वंश की भी यहां पर नींव डाली थी। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहां तक अपने क्या है, गुर्जर प्रतिहार कर चुके हैं। थैंक यू। आपने ये अपनी क्लास है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, है ना। और शेयर करने के साथ साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो, है ना। पढ़ाई पर भी क्या दिया करो, ध्यान दिया करो, है ना। तो अब बढ़ते हैं, अपने कल करेंगे। कल अपने जो आगे वाली जो क्लास रहेगी वो रहेगी चौहान वंश। एक ही क्लास में अपने चौहान करवाने का मैं प्रयास करूंगा कि लगभग चौहान हो जाए। ठीक है, तो मैं मेरा प्रयासरत रहूंगा। आप अपनी क्लास के अंदर जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कीजिए। और ये क्लास जो है 4th ग्रेड को के अपने जो 4th ग्रेड को ही फोकस की गई है इस क्लास के द्वारा, और मैं आशा करता हूं कि इस क्लास से बाहर कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, और सभी टीचर अपनी खूब मेहनत कर रहे हैं, सभी क्लासेस लगाइए और आपको अंतिम रूप से परिणाम आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं, बाकी देखते हैं, और अपनी पढ़ाई के अंदर लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।